अस्सलाम वालेकुम। प्रोग्राम में खुश आमदीद। और उतार चढ़ाव पाकिस्तान और भारत के दरमियान जारी है। कभी लगता है कि जंगी जुनून जो इंडिया का है उसमें कमी आ गया, लेकिन फिर लगता है कि शिद्दत अभी बाकी है। आज ही AFP की खबर के मुताबिक पाकिस्तान की अथॉरिटीज़ ने आज़ाद कश्मीर में लोगों को ये कहा है कि खुराक का ज़ख़ीरा कर लें और दूसरी रोज़मर्रा इस्तेमाल की जो अशिया हैं उनको भी जमा कर लें, क्योंकि हो सकता है कि किसी वक्त भी कम से कम कश्मीर के बॉर्डर पर जंग छिड़ जाए। और ये इस तनाजुर में ये बात हो रही है कि अमेरिका कोशिश कर रहा है कि पाकिस्तान और इंडिया के दरमियान एक फुल फ्लेज वॉर शुरू ना हो, लेकिन इंडिया की नीयत ठीक नहीं लग रही। और हम देख रहे हैं कि पिछले कई दिनों से इंडिया जो है वो मुसलसल इस कोशिश में है कि वो जो टेम्परेचर है पाकिस्तान और इंडिया के दरमियान उसको बढ़ाया जाए। और इसके साथ साथ ये खबर भी है कि कश्मीर में 1000 के करीब मदारिस को बंद कर दिया गया है, ताकि इंडिया जो है उसका टारगेट, पाकिस्तान के पास जो इंटेलिजेंस रिपोर्ट्स आई हैं उसके मुताबिक इंडिया का टारगेट वो मदरसे हैं जहाँ पे बच्चे दीनी तालीम हासिल करते हैं, और उन पर हमला करके ये तासुर दिया जाएगा कि यहाँ पे दहशत गर्दों की तरबियत हो रही थी, इसलिए हमने यहाँ पे हमला किया। और इसके साथ साथ खैबर पख्तूनख्वा में भी हज़ारों मदारिस को बंद कर दिया गया, ये हमें इतलात आ रही हैं। और उसके पीछे भी वजह यही है कि इंडिया ना सिर्फ ये कि आज़ाद कश्मीर में, बल्कि हो सकता है कि आगे खैबर पख्तूनख्वा में भी हमला करे, जिसका हमने जैसा कि पुलवामा की बात हुआ था कि बालाकोट जो खैबर पख्तूनख्वा का हिस्सा है वहाँ पर भी इंडिया की एयरफोर्स ने हमला किया था, और जिसके जवाब में पाकिस्तान ने जब हमला किया तो 2 त्यारे इंडिया के मार गिराए और अभिनंदन को गिरफ्तार किया। और इन सब इतलात और इन तमाम डेवलपमेंट के मौजूदगी में पाकिस्तान की फ़ौज टिला जोगियां जेहलम के पास अपनी फ़ौजी मशकें जारी रखे हैं। और आज दूसरा दिन है, और ये वो स्ट्राइक कोर है जो अगर जंग छिड़ी, खुदा न खास्ता अगर जंग छिड़ी तो ये जेहलम में जो स्ट्राइक कोर है ये कश्मीर के महाज पर सरगर्म होगी। और श्रीनगर तक अगर पाकिस्तान की फ़ौज ने कभी पहुंचना है तो ये वो कोर है, स्ट्राइक कोर, जो वहाँ श्रीनगर को टारगेट करेगी। और जो कुछ इस वक्त हो रहा है ये हमने आपको इस आम खबर में बताया। और आज के प्रोग्राम का तारुफ करवा दूं, हमारी आज की टॉप स्टोरी ये होगी कि मायूस भारत नए जंगी महाज की तलाश में। अब लग रहा है कि अमेरिका के प्रेशर के बाद, चीन के दबाव के बाद और सऊदी अरब की मुदाखलत के बाद शायद भारत उस तरह जंग शुरू करने की पोजीशन में नहीं रहा जिस तरह वो चाहता था। इसलिए उसकी कोशिश है कि पाकिस्तान को मालियाती तौर पर नुकसान पहुंचाया जाए। और फैटफ का इशू पे वो कोशिश करेगा, इंडिया टुडे की खबर के मुताबिक, जिसमें वो पाकिस्तान को दोबारा ग्रे लिस्ट में या ब्लैक लिस्ट में डलवाया जाए। और इसके साथ साथ पाकिस्तान की जो IMF से मुज़ाकरात हो रहे हैं $7 बिलियन के कर्जे के, उसको भी वो ख़राब करने की और दहशतगर्दी से जोड़ने की कोशिश करेगा। और इन तमाम चीज़ों पर हम बात करेंगे राना सनाउल्लाह साहब से, मुशीर हैं वज़ीर-ए-आज़म बराए सियासी अमूर के। और हमारा आज का हॉट इशू होगा 36 घंटे गुजर गए, अब क्या होगा। ये अल्टीमेटम दिया था वज़ीर इत्तलात अताउल्लाह तारड़ साहब ने रात के 2 बजे कौम को, उन्होंने ये खबरदार किया था और पूरी दुनिया को खबरदार किया था कि इंडिया कोई एक्शन करना चाहता है। देखेंगे कि अब इस पर क्या हो रहा होगा। और आज का हमारा एडिटोरियल भारत की पाकिस्तान दुश्मनी, मईशत पर हमले की तैयारी, जैसे मैंने अभी आपको बताया कि 2 इशूज़ पर वो पाकिस्तान को नुकसान पहुंचाने की कोशिश करेगा। आज के एडिटोरियल में हम इस पे बात करेंगे। तो चलते हैं हम आज की टॉप स्टोरी की तरफ, मायूस नए जंगी महाज की तलाश में। राना सनाउल्लाह साहब, अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम सलाम। कभी लगता है कि इंडिया शायद समझ गया है, दुनिया का प्रेशर आ रहा है, अमेरिका भी उसको बहुत ज़्यादा सपोर्ट नहीं कर रहा, जिस पे इंडिया के अपने अंदर वहाँ पे तनकीद शुरू हो गई है मोदी सरकार पे और अमेरिका पे भी। और दूसरी तरफ चीन ने भी बहुत खुल के कह दिया है कि गैर जानिबदाराना तहकीकात होनी चाहिए। इसके बावजूद हम देखते हैं कि पाकिस्तान इस वक्त भी महसूस कर रहा है, और इंटेलिजेंस रिपोर्ट्स के मुताबिक शायद आज़ाद कश्मीर में और खैबर पख्तूनख्वा में इंडिया किसी न किसी हमले की तलाश में है। क्या बताएंगे आप कौम को इस मरहले पर इस वक्त? देखें, इसमें इंडिया जो है वो इस वाक़े को, एक तो मौक़िफ़ ये है, और ये हमने कोई जो है वो ऐसे ही इख्तियार नहीं किया, जो मौके से जो एविडेंस अवेलेबल हुई और जिस तरह से इस वाक़े के होने के बाद इंडिया ने बिहेव किया, तो उससे ये लगता है कि ये कोई प्लान्ड जो है वो इंसिडेंट था, या जिसे
जो है वो फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन कहा जा रहा है। तो उसे वो खुद प्लान करके उसके बाद जिस तरह से ये चीज़ें नज़र आ रही हैं कि सारी चीज़ें जो हैं वो बिल्कुल जो है वो वक्त के मुताबिक जो है वो साथ साथ मीडिया में प्रोपेगेंडा खबर और एफआईआर और फिर उसके बाद जो है वो बाकी सारे मामलात जो हैं बाज़ वक्त तो लगता है कि यानी इतनी जल्दी से कैसे हो गए, और बाज़ दफ़ा तो मालूम होता है कि ये पहले से कुछ चीज़ें जो हैं वो इस तरह से जुड़ी हुई थी। तो भले ये ऐसे हुआ है या ये वाक़या हुआ है इंसिडेंट जिसकी पाकिस्तान ने तो मज़म्मत की है और भरपूर अल्फाज में मज़म्मत की है, और हमारा पाकिस्तान का ये मौक़िफ़ है कि दहशतगर्दी किसी भी फॉर्म और किसी भी मैनर में जो है वो अनएक्सेप्टेबल है। तो ठीक है, लेकिन इंडिया जो है वो ये हासिल करना चाहता है, नंबर वन वो ये चाहता है कि जो वाटर ट्रीटी है 1960 जिस पर वो काफ़ी अरसे से बल्कि कई सालों से लगा हुआ है उसको ख़त्म किया जाए। दूसरा वो ये चाहता है कि कश्मीर में इस बहाने बदतरीन जुल्म जो उसने रवा रखा हुआ है उसमें मज़ीद इजाफ़ा करे और कश्मीरियों के हक़ खुद आरादियत और उनकी जो आज़ादी की तड़प है, जो आज़ादी की तहरीक है, उसको जो है वो ख़त्म किया जा सके। और तीसरा ये है कि पाकिस्तान की इकॉनमी जो कि अब बेहतरी की तरफ जा रही है और इंडिया को एक आंख नहीं भा रही, तो वो ये चाहता है कि पाकिस्तान को मुआशी तौर पे जो है वो बदहाल रखे, मुआशी तौर पे जो है वो ऐसी सूरत में रखे जिस तरह से पिछले 2-3 सालों से जो है वो डिफ़ॉल्ट का जो है वो मैं पूछना ये चाहता हूँ कि ये बात तो आपकी ठीक है, लेकिन फौरी तौर पे जो सिचुएशन है इस वक्त, जो मैंने आपको बताया है कि मुजफ्फराबाद में मदारिस बंद कर दिए गए हैं, खुराक ज़ख़ीरा करने के लिए कहा गया है, आज़ाद कश्मीर में जो कंट्रोल लाइन के साथ जो देहात है ख़ास तौर पर वहाँ पर खैबर पख्तूनख्वा में भी मदारिस बंद कर दिए गए हैं, फ़ौज मशक़ें कर रही है। अभी कोर कमांडर की मीटिंग आज कॉन्फ्रेंस हुई है, आर्मी चीफ ने जो क़यादत की है, तो ये जो तैयारियां हमारी तरफ से तैयारियां हैं, कल हमने 2 दिन पहले ये आया कि जनरल आसिम मलिक को DGISI हैं उनको नेशनल सिक्योरिटी एडवाइज़र मुकर्रर कर दिया गया है, जिससे ये उम्मीद पैदा हुई कि शायद कोई बातचीत होगी इंडिया के साथ, और DGMOs की बात पहले हो चुकी है। अमेरिका ने कह दिया कि आपस में आप ये लोग तय कर लें, इसको एस्केलेट ना करें, लेकिन आज ये डेवलपमेंट हुई है जो मैं आपको बता रहा हूँ। तो ये सीसॉ जो है ऊपर नीचे, ये क्या है? इसमें एक बेयकीनी है। मैं ये अवाम ये जानना चाहती है कि असल चीज़, असल खबर क्या है? नहीं देखें, हमारी जिस तैयारी की आप बात कर रहे हैं ना, ये तो दिफा के लिए है ना। यानी हमने पूरी दुनिया को बशमूल इंडिया ये यकीन दहानी करवाई है कि हमारी तरफ से जो है वो कोई हमला या हमारी तरफ से कोई स्ट्राइक या हमारी तरफ से कोई एक्ट नहीं होगा, लेकिन साथ इस अहद का इजहार भी किया है कि अगर कोई हुआ तो फिर हमारी तरफ से जवाब भरपूर होगा, बर वक्त होगा और फौरन होगा। तो अब इस सूरत हाल में हम तो अपनी तैयारी कर रहे हैं सिर्फ अपने दिफा की या अपने रिस्पॉन्ड की, जबकि इंडिया की तरफ से अभी तक कोई ऐसी बात नहीं आई। इंडिया की तरफ से कोई ऐसी स्टेटमेंट नहीं आई कि जी हम कोई ऐसा काम नहीं करने जा रहे या हम कोई इस किस्म का एक्ट नहीं करने जा रहे, बल्कि उनके जो दिफा के मिनिस्टर हैं अमित सिंह, जो भी उनका नाम है, उनका तो बयान मीडिया पे चल रहा है कि जी हम छोड़ेंगे नहीं इनको, हम तो जो है वो राजनाथ सिंह की बात कर देंगे। हाँ उनका, हाँ जी, उनका ये बयान चल रहा है। वज़ीर दाखिला का भी बयान इसी किस्म का जो है वो चल रहा है, और जो इंडियन मीडिया है वो भी इसी काम को जो है वो भड़का रहा है। तो उसके पेशे नज़र फिर जो इंटेलिजेंस इन्फॉर्मेशन मिलती है तो उसके मुताबिक फिर हमने अपना दिफा तो करना है ना। ये इन्फॉर्मेशन
जो मिली है कि मदारस को वो निशाना बना सकते हैं, तो अब अगर ये इन्फॉर्मेशन मिली है तो उसका फिर इंतज़ाम या उसका दिफा तो करना है, लेकिन इट मे पॉसिबल कि वो उन्होंने वहाँ पर कोई डिस्कशन हुई हो, उस डिस्कशन की इन्फॉर्मेशन हम तक पहुँची हो, लेकिन बाद में वो इसको किसी को कोई टारगेट चेंज कर लें या उसमें डिले कर लें। तो ये फिर इस सूरत में जब तक इंडिया हमारी तरह एक मौक़िफ़ इख्तियार नहीं करता कि जी कोई ऐसा मामला हम करने नहीं जा रहे, तो उस वक्त तक हमें इस पोजीशन में तो रहना पड़ेगा। अच्छा चलें, वो तो इंडिया ने अभी तक नहीं कहा कि हम कोई मामला नहीं करने जा रहे। जो करने जा रहे हैं, जैसे इंडस वाटर ट्रीटी की आपने बात की है और इकोनॉमिक फ्रंट्स पे आपने बात की है, और मैं एक और उसमें फ्रंट आपको मेंशन करना चाहता हूँ जो बहुत अहम है लेकिन उस पर बात नहीं हो रही, वो है साइबर वॉर, जिसमें ये खाली अकाउंट्स बंद कर देना नहीं है, लेकिन अटैक अगर हुए हमारे इदारों के सिस्टम्स पे तो उस पर अगर वो वॉर शुरू हो गई, इंटरनेट की रुकावटें शुरू हो गई, तो मुझे ये बताइएगा कि ये जो फ्रंट्स हैं और इंडस वाटर ट्रीटी ख़ास तौर पे, इस पे पाकिस्तान ने क्या फ़ैसला किया है कि वो आलमी अदालत में जाएगा, इंडिया के साथ इसको रेज करेगा, स्टेप्स होंगे ना कुछ, वो किधर हैं? वो हमें कुछ नज़र नहीं आ रहा उस पर कि पाकिस्तान ने अभी तक कुछ किया हो। देखें, इसमें जो है वो देखना पड़ेगा कि जो आलमी फोरम है उनकी इस बारे में या इन मामलात में उसकी जो है वो जुरिस्डिक्शन क्या है, और फिर अगर वो कोई फ़ैसला करते हैं तो उस फैसले को नाफिज करने की जो है वो पावर क्या है। तो मामला ये है कि जहाँ तक तो वाटर ट्रीटी मामला है, उस पे तो अगर उन्होंने पाकिस्तान की को जो पानी है, जो लाइफ लाइन है, उसको डाइवर्ट करने की कोशिश की, तो उस पे तो फैसला आ चुका है। हमारी नेशनल सिक्योरिटी कमेटी ने यह कहा है कि वो एक एक्ट ऑफ वार तसव्वुर होगा, मीनिंग देयर बाई कि जो भी आप स्ट्रक्चर जो है, जो भी चीज़ आप शुरू करेंगे या बनाएंगे कि जो पाकिस्तान का पानी जो है वो रोकने के लिए होगी, तो उसको फिर जो है वो टारगेट किया जाएगा। तो वो तो एक फ़ैसला हो चुका है। बाकी जो दुनिया को जो है वो डिप्लोमेटिक महाज पे जो है वो बात करना कि जी ये देखें ये इंडिया की तरफ से किस किस्म का तजावुज़ हो रहा है, वो काम जारी है। उसके ऊपर हमारा फ़ॉरेन ऑफिस भी, वज़ीर-ए-आज़म ख़ुद ज़ाती तौर पे जो है वो दूसरे मुल्कों के सरबराहों से बात भी कर रहे हैं, उनके जो एम्बेसडर साहबान हैं यहाँ पे उनसे मुलाकात भी कर रहे हैं। तो इस सिलसिले में जो है वो भरपूर तरीके से जो है वो काम जारी है। ना सिर्फ काम जारी है बल्कि इसमें अगर एस्पेक्ट को आप देखें तो पाकिस्तान ने इंडिया को जो है वो आउट क्लास कर दिया है। अच्छा ये बताइएगा आप, मैं इस पे चले बात करते हैं, आउट क्लास जो किया है। आप वज़ीर-ए-आज़म के मुशीर हैं बराए सियासी उमूर भी, और आज ही नवाज शरीफ साहब का बयान आया है कि जो मुफाहमत है तमाम सियासी जमातों में पार्लियामेंट के अंदर इस इशू पे, इस वक्त जो इंडिया के साथ सिचुएशन चल रही है वो बड़ा खुशाइंद है। क्या इसमें कोई आपकी तरफ से, हुकूमत की तरफ से, मियां नवाज शरीफ साहब की तरफ से कोई ऑलिव ब्रांच है इमरान खान की तरफ? नहीं, देखें, हम इस मामले में जो है वो इसको बहुत कदर की निगाह से देखते हैं और इसको अप्रिशिएट करते हैं कि तमाम सियासी जमातों ने, भले उनका हमारे साथ कितना ही इख्तलाफ क्यों ना हो या है, लेकिन उन्होंने इस मामले के ऊपर वो जो है वो रियासत के साथ खड़े हैं, पाकिस्तान के साथ खड़े हैं, पाकिस्तान की मसल्ह अफवाज के साथ खड़े हैं, और इस बारे में उन्होंने बिल्कुल अपने मुकम्मल जो है वो एतमाद और यकीन का और जो है कमिटमेंट का इज़हार किया है। तो ये बहुत अच्छी बात है। अच्छा, जो अच्छा तासर जो है वो गया है।
अच्छा, तासुर तो गया है, लेकिन आप क्या समझते हैं कि इससे कोई बर्फ पिघलेगी दोनों जमातों के दरमियान? इसके बावजूद कि इमरान खान ने जो ट्वीट किया है उसमें उसने कहा है कि पाकिस्तानी कौम को, उन्होंने कहा है कि पाकिस्तानी कौम को मुत्तहिद होना चाहिए इंडिया के ख़िलाफ़, और मोदी को उन्होंने क्रिटिसाइज़ भी किया, लेकिन मोदी से ज़्यादा उन्होंने नवाज शरीफ साहब को और आसफ अली जरदारी साहब को भी क्रिटिसाइज़ किया है। इसके बावजूद अगर नवाज शरीफ साहब ने आज जो बात की है, आप समझते हैं कि ये एक दोस्ती का हाथ है इमरान खान और पीटीआई की तरफ, और कौम उम्मीद रखे कि लीडरशिप भी ऐसे मुत्तहिद होगी जिस तरह कौम हुई है चंद एक नासर के अलावा? नहीं, देखें अपना हमारी तरफ से, मियां नवाज शरीफ साहब की तरफ से तो हमेशा जो है वो एक मामला फहमी और अफ़हाम तफ़हीम और इज़्ज़त व एहतराम का रवैया ही अपनाया जाता रहा है। वो तो उनके घर भी चल के गए थे, और उन्होंने तो जब APS वाला वाक़या हुआ था तो ऑल पार्टीज़ कॉन्फ्रेंस बुलाई थी, तो उन्होंने ख़ुद दावत भी दी थी कि तशरीफ़ लाएँ और आके बैठें, ये कौमी अहमियत का मामला है। लेकिन दूसरी तरफ से जो रिस्पॉन्स रहा है तो उसके पेश नज़र जो है वो इस चीज़ की उम्मीद रखी तो जानी चाहिए, लेकिन इम्कानात जो है वो काफ़ी कम है। अच्छा, चलें मैं ये देखते हैं, इसमें आप थोड़ी मायूसी का इजहार कर रहे हैं, तो ये बताइएगा जो इस वक्त हम देख रहे हैं कि एक कंसेंसस है पाकिस्तान में, जिस तरह पाकिस्तान ने रिस्पॉन्ड किया है, सिविल एंड मिलिट्री क़यादत दोनों को ये क्रेडिट तो जाता है कि एक यकसुई हमें नज़र आ रही है जो 2019 में नहीं थी। हम बहुत ज़्यादा डिफेंसिव थे, इस बार हम अग्रेसिव हैं, और राइटफुली अग्रेसिव है, कॉन्फिडेंटली अग्रेसिव हैं, और इसके बावजूद कि हम ये नहीं कह रहे कि हम हमला करेंगे, हम कह रहे हैं अगर हमला हुआ तो हम जवाब बहुत दुरुस्त देंगे, और इस पर कंसेंसस है पूरी कौम में। लेकिन हम देख रहे हैं कि ऑल पार्टीज कॉन्फ्रेंस नहीं हुई कोई भी, तो ये कैसे डेवलप कर रहे हैं आप? ये कौम की तरफ से खुद ब खुद हुआ है या हुकूमत की इसके पीछे कोई स्ट्रेटजी थी जिसके ज़रिए ये जो आपका हाइब्रिड निज़ाम है, मैं समझता हूँ इसकी एक ये सक्सेस तो है, ये कैसे अचीव की है? देखें, ये जो आपने बात की है 2019 की, तो मैं ये आपको हवाला दे दूं कि उस वक्त भी कौम पूरी तरह मुत्तहिद थी। उस वक्त भी हम जाके 1.5 घंटा जो है वो कमेटी रूम में उस वक्त के वज़ीर आज़म साहब का इंतज़ार करते रहे थे, उनके साथ हज़ारे यकजहती करने के लिए, उनके साथ से मुराद पाकिस्तान के लिए। और उस वक्त के आर्मी चीफ ने कोई आधा घंटा जो है वो मिन्नत समाजत भी की, समझाने की कोशिश भी की कि जनाब आप आएँ और आके वहाँ पे जो है वो ब्रीफिंग को चेयर करें, तो वो तशरीफ़ नहीं लाए थे। मामला ये है कि अब एक पूरा इत्तफ़ाक़ राय जो है वो सामने आ चुका है, इसको अप्रिशिएट किया जाना चाहिए, इसका खैर मकदम किया जाना चाहिए। और अगर सूरत हाल को थोड़ा इससे आगे बढ़ती है, जो कि अल्लाह ना करे बढ़े, तो फिर ऑल पार्टीज़ कॉन्फ्रेंस भी होनी चाहिए, होगी, और फिर पार्लियामेंट का मुश्तरका इजलास भी होना चाहिए, वहाँ पे भी इस इशू को जो है वो डिस्कस किया जाना चाहिए। तो अगर इसकी हुकूमत तैयारी कर रही है ऑल पार्टीज कॉन्फ्रेंस और मुश्तरका इजलास की? जी बिल्कुल, जी इसकी तैयारी हो रही है इंशाअल्लाह। ठीक है, बहुत शुक्रिया राना सनाउल्लाह साहब, मुशीर वज़ीर आज़म बराए सियासी उमूर, हमसे बात करने का वक्त हुआ। एक ब्रेक के बाद वापस इशू 36 घंटे गुजर गए, ये बताया था अताउल्लाह तारड़ साहब ने, वज़ीर बराए इत्तलाआत, और वो उसके बाद हुआ क्या, अब क्या होगा, इस पर बात करेंगे एक छोटे से ब्रेक के बाद। प्रोग्राम में दोबारा खुशामदीद। वक्त हुआ है आज के हॉट इशू का। 36 घंटे गुजर गए और अब क्या होगा। अताउल्लाह तारड़ साहब ने 2 दिन पहले एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की, रात को प्रेस स्टेटमेंट दी उन्होंने, जिसमें उन्होंने बताया कि इंडिया अगले 24 से 36 घंटों में पाकिस्तान पर हमला कर सकता है, जिसके बाद अमेरिका के वज़ीर ख़ारजा मार्को रूबियो मुतहरक हुए और थोड़ा सा हमें लग रहा था कि सिचुएशन नॉर्मल हो रही है, लेकिन उसके बाद और उसी तनाज़ुर में पाकिस्तान ने जब जनरल आसिम मलिक को नेशनल सिक्योरिटी एडवाइज़र मुकर्रर किया तो लग रहा था कि शायद कुछ मामलात सेटलमेंट की तरफ जाएं, लेकिन आज जैसे हमने आपको पहले बताया
कि आज़ाद कश्मीर में और खैबर पख्तूनख्वा में हज़ारों मदारिस को बंद कर दिया गया है, क्योंकि इंटेलिजेंस की इतलात हैं कि इंडिया शायद उन पर हमला करेगा और कहेगा कि ये दहशत गर्दी की तरबियत दी जा रही थी। और 7 सरहदी इलाकों में, आज़ाद कश्मीर के सरहदी इलाकों में खुराक ज़ख़ीरा करने के लिए पाकिस्तानी हुकाम ने लोगों को कहा है। और इसी तनाज़ुर में आज जो कोर कमांडर्स कॉन्फ्रेंस हुई है उसमें बहुत तफसील से इन मामलात पर गौर व फिक्र किया गया है, उस पर डिस्कशन हुई हैं और एक बहुत बड़ी स्टेटमेंट भी आई है जिसमें जो तैयारियां हैं पाकिस्तानी फ़ौज की इस मामले में कि इंडिया ने अगर एडवेंचर की कोशिश की तो उसको सख्त जवाब मिलेगा, उसके बारे में बताया गया है। हमें ज्वाइन किया तारड़ साहब ने। तारड़ साहब अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम जी, बहुत शुक्रिया अफसार साहब, बड़ी मेहरबानी। एक तो ये बताइएगा कि आपकी प्रेस कॉन्फ्रेंस ने उस दिन दुनिया को जगाया और हमें लग रहा था कि शायद चीज़ें बेहतर हो जाएंगी, लेकिन आज के जो वाक़यात मुसलसल हो रहे हैं, जिस तरह इतलात आ रही हैं, अपडेट्स आ रही हैं, उससे लग रहा है कि ख़तरा अभी टला नहीं है जंग का। आप क्या कहते हैं? देखिए, उस रात बहुत बड़ा क्राइसिस अवर्ट हुआ और ये जो दुनिया के अंदर डिटरेंस होती है ना, 3 फॉर्म्स होती हैं। एक होती है आपकी कैपेबिलिटी, मिलिट्री कैपेबिलिटी, प्रोफेशनलिज्म। नंबर 2 आपका रिजॉल्व होता है कौम का अज़म। और नंबर 3 कम्युनिकेशन। कम्युनिकेशन अगर टाइमली ना हो, और मेरे पास तो कंफर्म इंटेलिजेंस रिपोर्ट थी और उसको हमने फिर दुनिया को उस वक्त जगाया भी, बताया भी, और एक क्राइसिस अवर्ट हुआ अल्हम्दुलिल्लाह। मगर देखिए, जो ये सारा अच्छा, खेल उसमें मैं सिर्फ छोटा सा सवाल एक करना चाहता हूँ, वो खतरा एग्जैक्टली क्या था और कहाँ पे था, अब तो बता दें। कुछ ऑपरेशनल डिटेल्स हैं इस वक्त। मैं नहीं चाहूंगा कि हम बिल्कुल एक सिचुएशन के अंदर हैं और उसमें कोई इंटेलिजेंस शेयरिंग ऐसी मीडिया पे की जाए जो इररिस्पॉन्सिबल ऑन माय पार्ट। तो मैं ये समझता हूं कि अच्छा, चले मैं एक गैस करता हूं, जो खबरें आई हैं उसके मुताबिक 4 राफेल तैयारे इंडिया के आए थे पाकिस्तान की तरफ, लेकिन पाकिस्तान की एयरफोर्स ने फौरी तौर पे उसकी जवाबी कार्रवाई के लिए तैयारी की तो वो वापस चले गए और इस पे इंडिया में भी एक क्राइसिस हुआ। क्या यही है वो 24 से 36 घंटे की इतला जो आपके पास उस वक्त आई थी? ये क्या ये उसमें से? आप साहब आप बड़े वेल इन्फॉर्म्ड हैं और आप चीज़ों को समझते भी हैं और आपके पास अच्छी इंफॉर्मेशन होती है। तो देखिए, ये पूरा जो एक खेल रचाया गया है पहलगाम का, कि जिसकी FIR रजिस्टर होती है वाकये के 10 मिनट बाद, BBC ये कहता है कि आई विटनेस अकाउंट हमने लिया तो एक ऐनी शाहिद ने कहा कि पुलिस 1 घंटे बाद आई, और उसके बाद पाकिस्तान को इससे लिंक करना विदाउट एविडेंस, वो कपल की जाली वीडियो आना, उसको नेवल ऑफिसर से लिंक करना, ये सारी चीजें फॉल फ्लैग ऑपरेशन की। भारत जब भी अपने मक्काराना और ये जो मुनाफिकाना तरीके हैं जिसके तहत वो कोई ना कोई अपना स्ट्रेटेजिक ऑब्जेक्टिव ऑब्टेन करने की कोशिश करता है, जैसे कि पुलवामा के बाद उन्होंने कश्मीर का स्पेशल स्टेटस विड्रॉ किया, वो इस दफा लगता ही है कि एक बिहार का इलेक्शन चल रहा है। दूसरी तरफ जो सिंध ताश मुआहदे की यकतरफा और गैर कानूनी मौतली है वो नजर आ रही है। मगर जब पाकिस्तान ने यह कहा कि हम इसकी इन्वेस्टिगेशन आप करा लें, एक फेयर और एक इम्पार्शियल इन्वेस्टिगेशन, तो देखिए इनका भांडा फूट गया, गुब्बारे से हवा निकल गई। देखिए, पाक फौज तैयार रहती है अपने आप को डिफेंड करने के लिए, मगर ये पूरा खेल क्यों खेला गया है? जवाब बनाया गया कि पाकिस्तान पे कोई ना कोई कार्रवाई पाकिस्तान के खिलाफ की जाए। 2019 की ये मार भूल गए जब 2 जहाज गिराए थे और इनके पायलट को फैंटास्टिक कप ऑफ टी पिला के भेजा था। इस दफा फैंटास्टिक टी नहीं होगी, फैंटास्टिक मार मारेंगे इनको अगर इन्होंने हमला करने की कोशिश भी की। अच्छा, पाकिस्तान की आम तैयार है मुल्क को डिफेंड करने के लिए, मुतहरिक अच्छा, है। मैं थोड़ा सा रूटीन की गुफ्तगू से हट के बात आपसे करना चाहता हूँ। एक तो आपने मेरी इंटेलिजेंस की तारीफ की, जिसका शुक्रिया। तो इसका मतलब है कि क्या मैं आपकी इस बात से यस समझूं कि वो भी एक इतला थी, और इतलात के अलावा चलें वो आप ना डिस्क्लोज करें कि इंडिया एयर अटैक करने लगा था और पाकिस्तान ने उसको काउंटर किया, मैं इसको यस समझूं? हर तरह की इतलात आ रही होती हैं और हमारे पास कंफर्म्ड इंटेलिजेंस जो थी, जब वक्त आएगा तो मैं ऑफिशियली उसको डिस्क्लोज बिल्कुल कर दूंगा। मगर बहुत सारी चीजें हैं जो समझता हूँ कि आप बड़े वेल इन्फॉर्म्ड हैं, आपकी मैंने तारीफ कर दी है तो आप कबूल फरमाएं जो मैंने आपकी तारीफ की है। तो यस, मैं यस के तौर पर नहीं, मुझे इतनी तारीफ नहीं चाहिए, मैंने क्या करनी है, मैं तो मैं कोई वजीर तो हूँ नहीं, लेकिन मैं सिर्फ ये चाहता हूँ कि मैं इसको यस समझूंगा तो मेरे नाजरीन को पता चल जाएगा कि वो एक एयर थ्रेट थी जिसको थ्वाट किया गया सक्सेसफुली। हमारे में और उनमें ये फर्क है कि वो अपनी तमाम ऑपरेशनल डिटेल्स टीवी पे डिस्कस कर रहे हैं। मैं देखिए ऑपरेशनल लेवल पे जो भी डिटेल्स है मैं इस वक्त डिस्क्लोज नहीं करना चाहता। मैंने एक हल्फ लिया है सीक्रेसी का। फेयर इनफ। तो हाँ जी,
अच्छा, ये बता दें कि अब जो आपने वो कहा था 24 से 36 घंटे, वो तो 48 घंटे गुजर गए। अभी जो देहात को कुछ खाली करवाया गया है, खुराक का कहा गया है, मदारिस को खाली करवाया गया है, तो अभी इसका मतलब ख़तरा अभी भी उतना ही है जितना 24 घंटे पहले या 36 घंटे पहले था? देखिए, इसका इम्कान अपनी जगह मौजूद है। एक तो देखिए, मदरसों में तो छुट्टियां हो गई है ना, वो तो गर्मियों की छुट्टियां, गर्मी का मौसम आ गया है, मई आ गया है, वो तो छुट्टियां हैं, लोग अपने घरों को जा रहे हैं। मगर मैं जो कह रहा हूं कि भारत ने पूरी ये जो बिसात बिछाई है, इसको जवाब बना के और इसकी गार में पाकिस्तान पे हमला करना इनको मकसूद था। अब इसके लिए नरेटिव की गेम थी और डिप्लोमेटिक गेम थी, ये दो फ्रंट थे जिन्होंने खोले। नरेटिव फ्रंट पे अल्हम्दुलिल्लाह, थैंक्स टू यू मीडिया एंकर्स, मीडिया हाउसेस, हमारे जर्नलिस्ट, हमारी पूरी सोशल मीडिया के यूजर्स, हमारी जेन जी जो यंग जनरेशन है, और जो हमारे मीमर्स हैं, इवन मीम्स जो बनी है, इंडिया का सर चकरा गया है। बरका दत्त जैसी औरत कहती है जी वेस्टर्न मीडिया हमारा नैरेटिव नहीं उठा रहा। न्यूयॉर्क टाइम्स कहता है पाकिस्तान के खिलाफ एविडेंस इंडिया ने नहीं दिया। उसके बाद इकोनॉमिस्ट कहता है देयर इज नो एविडेंस, अल जजीरा कहता है देयर इज नो एविडेंस, द डिप्लोमेट कहता है देयर इज नो एविडेंस। इंटरनेशनल मीडिया में और लोकल मीडिया में पाकिस्तान का जो नैरेटिव चला, और देखिए हमने भी अपना किरदार अदा किया बतौर स्टेट, बतौर मिनिस्ट्री, आप लोगों ने भी किरदार अदा किया, और हम एक यूनिफाइड फोर्स बन गए। इंडिया का नैरेटिव बिक नहीं सका। दूसरा, हमने कहा कि इन्वेस्टिगेशन करा लो, बिल्कुल ही हवा निकल गई। और डिप्लोमेटिक फ्रंट पे भारत तवक्को करता था, हम बड़ा मुल्क हैं, बड़ी एक इकोनॉमी है, हमारा बड़ा इंग्रेस है, तो पता नहीं कौन से ममालिक हमारी सपोर्ट में आ जाएंगे। उनकी खिलाफे तवक्को जो वो चाह रहे थे, उस तरह की डिप्लोमेटिक सपोर्ट नहीं मिली, तो नैरेटिव फेल, अच्छा, डिप्लोमेटिक फ्रंट फेल। ठीक। और जो इस ये तो ये कोशिश मजीद करते। मगर देखिए, उनकी मक्कारी और उनकी बदनीति अपनी जगह मौजूद है। बुचर ऑफ गुजरात, उससे कुछ भी एक्सपेक्ट कर सकते हैं। तो मैं समझता हूं कि ये अपनी जगह एक इम्कान मौजूद है कि वो हमला करेंगे, करेंगे तो मुंह की खाएंगे, और ऐसा मुंह तोड़ जवाब होगा, आइंदा जरूरत नहीं करेंगे। अच्छा, नैरेटिव की आपने बात की, बड़ी अच्छी बात की आपने। जेन जी को, जाहिर है जेन जी से शिकायतें बहुत हैं हम सबको, लेकिन अभी आपने उनके रोल को, अच्छे रोल को अप्रिशिएट किया, हमें करना चाहिए। और आप ये कह रहे मीम्स की आपने जो बात की है, इसमें बहुत अहम किरदार एक्स का यानी ट्विटर का रहा है। तो आप नहीं समझते कि आपकी हुकूमत को अब ये ट्विटर या एक्स जो है इसको खोल देना चाहिए, ख़ास तौर पे इस माहौल में जब आप देख रहे हैं कि जेन जी आगे बढ़ के इंडिया को इस डिजिटल मीडिया के फोरम पे शिकस्त दे रही है, दे चुकी है, इतनी पाबंदियों के बावजूद जहां अपने हाथ बांधे हुए हैं उस जेन जी के मीडिया, डिजिटल मीडिया पर पाबंदियों के जरिए, तो नहीं समझते कि आपको खोलना चाहिए? मैं नहीं समझता जेन जी के हाथ बंधे हुए। टिकटॉक, इंस्टाग्राम, डिफरेंट फोरम्स के ऊपर, फेसबुक के ऊपर उन्होंने अपना भरपूर इजहार किया है। बिल्कुल एक्स एक फोरम है, उसकी एक अहमियत है, और मैं ये समझता हूं कि वो केस सब जुडिस है, मिनिस्ट्री ऑफ इंटीरियर ने एक जवाब भी जमा कराया है। बट कतई नजर इस बात से, तमाम फोरम के ऊपर इतना डेंट पड़ा है कि भारत के लोग चकरा गए हैं। वो कह रहे हैं कि जी ये क्या कौम है कि हम हमले की बात कर रहे हैं, हमें मजाक कर रहे हैं और हमारा मजाक उड़ा रहे हैं। तो अच्छा, ये एक सब मैटर है। ये बताइएगा, ये मैं डिस्कशन इस पे आखिरी सवाल आपसे करना चाहता हूँ। ये देखिए, ये बात 2019 से फ़र्क है इस दफ़ा कि एक तो कौम मुतहिद है ज़्यादा, और क्लैरिटी बहुत है हमारी सिविल मिलिट्री क़यादत में, जो 2019 में मुझे नज़र नहीं आती थी। इसकी वजह क्या है? ये क्लैरिटी इतनी ज़्यादा आना, जिससे कौम पूरी को एक कॉन्फिडेंस मिला है, और उस कॉन्फिडेंस में उन्होंने मजाक उड़ा के रख दिया इंडिया के सारे डिज़ाइन का। ये कहाँ से आई, ये क्लैरिटी किस तरह आई है? देखिए, मैं नेशनल सिक्योरिटी कमेटी के इजलास में मौजूद था, मैंने बॉडी लैंग्वेज देखी, प्राइम मिनिस्टर की, आर्मी चीफ की, सर्विसेज चीफ्स की। देखिए, ये जो एक टीम वर्क है, ये बड़ा एग्जेम्पलरी है, ये बड़ा मिसाली है, जिसके अंदर एक क्लैरिटी ऑफ थॉट एंड एक्शन है, और एक दूसरे को कॉम्प्लीमेंट भी करते हैं। तो मैं ये समझता हूं कि ये पाकिस्तान के हिस्ट्री में बड़े कम मौके ऐसे आए हैं कि इतनी यूनिटी ऑफ थॉट एंड एक्शन मौजूद हो, और एक जज्बा मौजूद हो। और देखिए, बड़ी प्रोफेशनलिज्म से काम हो रहा है। और अभी मैं समझता हूं कि इवन जनरल आसिम मलिक का जो एक इजाफी चार्ज है एनएसए का, वो बड़ी अहम मूव है। ही इज अ पीएचडी, उनको बड़ी महारत हासिल है इंटरनेशनल रिलेशंस में भी, सिक्योरिटी के मामलात में भी। तो आई थिंक वो बड़े अच्छे तरीके से उस रोल में भी वो अपना किरदार अदा कर सकेंगे, इन एडिशन टू एग्जिस्टिंग रोल, और वो उनके एग्जिस्टिंग रोल को कॉम्प्लीमेंट करेगा। तो मैं समझता हूं कि ये एक मौका ऐसा था जिसके ऊपर कौम का रिजॉल्व अच्छा,
उसको अच्छी तरह रिफ्लेक्ट ये जरा इस पे बहुत बात हो रही है इस बात पे। इसका ऑब्जेक्टिव क्या है एग्जैक्टली? जनरल आसिम मलिक साहब को नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर मुकर्रर करने का दोहरी जिम्मेदारी हो जाएगी उनकी, और बहुत ही अहम जिम्मेदारी है दोनों। क्या पाकिस्तान कोई एक्सपेक्ट कर रहा है कि ब्रेक थ्रू, कोई निगोशिएशंस, कोई पार्लेज इंडिया के साथ या किसी और तरह, या अजीत डोवल वहां पे नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर है जो उनका पहले इंटेलिजेंस चीफ था, क्या ये उसको काउंटर करने के लिए हो रहा है? नहीं, देखिए मैं समझता हूँ पाकिस्तान की अपनी स्ट्रैटेजी, अपनी पॉलिसी है। हम दुनिया के कई ममालिक, दोस्त ममालिक के साथ, डिफरेंट कंट्रीज के साथ इंगेज कर रहे हैं, और उसमें ऑब्वियसली बातचीत है, तो उसमें भी एनएसए का एक बड़ा अहम रोल होता है। एंड हु बेटर देन द इंटेलिजेंस चीफ ठीक है, टेक दिस रोल। बहुत शुक्रिया अता तारिफ साहब हमसे बात करने का। जो आपने अभी एक अच्छी बात की कि मुत्तहिद है, क्लैरिटी इस वजह से है कि दोनों तरफ रिजॉल्व है, सिविल और मिलिट्री क़यादत एक दूसरे को कॉम्प्लीमेंट कर रही है, एक दूसरे की बात को वजन दे रही है, अहमियत दे रही है। उम्मीद है ये जज्बा सिर्फ इंडिया के खिलाफ ही नहीं रहेगा, बाद में भी पाकिस्तान के जो दूसरे मसाइल हैं इसी जज्बे और इसी इत्तेहाद से हासिल किए जाएंगे। वक्त है ब्रेक के बाद हमारा आज का एडिटोरियल, और वक्त हमारा आज के एडिटोरियल का। भारत की पाकिस्तान दुश्मनी, अब मईशत पर हमले की तैयारी, जब लगता है कि बॉर्डर पर फौजी कार्रवाइयाँ करना शायद मुश्किल हो रहा है, अभी तक उसके इम्कानात ख़त्म नहीं हुए, और लेकिन उसके साथ साथ अब भारत के जंगी अंगूर खट्टे हुए हैं, तो पाकिस्तान के खिलाफ मालियाती जंग की तैयारियां, और दो महाजा हैं, एक है फैटफ का और दूसरा है IMF के साथ पाकिस्तान के जो मुज़ाकरात जारी हैं, जिसमें पाकिस्तान $7 अरब का लोन उससे लिया जाएगा, और आखिरी मराहल में है वो तमाम मुज़ाकरात और तमाम प्रोसेस, उसमें भारत रखना अंदाजी करने की कोशिश करे। ये इंडिया टुडे की खबर है, और कहा है कि इंडिया मुखालफत करेगा उस वोटिंग के दौरान जब पाकिस्तान को IMF की ये $7 बिलियन का पैकेज मिलने की जो उम्मीद है उस दौरान, और इसके साथ साथ फैटफ में पाकिस्तान को दोबारा ग्रे लिस्ट में या ब्लैक लिस्ट में डलवाने की कोशिश करेगा, इस बुनियाद पर कि पाकिस्तान दहशत गर्दाना कार्रवाइयों की हमायत कर रहा है या उसको प्रमोट कर रहा है। लेकिन इसके बावजूद कि पहलगाम वाक़े पर अभी तक इंडिया ने कोई सबूत पेश नहीं किया, और जो पाकिस्तान के वज़ीर-ए-आज़म की जो पेशकश है, जिसको पूरी दुनिया अप्रिशिएट कर रही है कि एक गैर जानिबदाराना तहकीकात करवाई जाए पहलगाम वाक़े की, उसकी तरफ नहीं आ रहा। लेकिन पाकिस्तान को किसी न किसी तरीके से मुआशी तौर पर, मालियाती तौर पर नुकसान पहुंचाने के लिए इंडिया अब इन दो महाजों पर सरगर्म होने की कोशिश कर रहा है, और हमें उम्मीद ये है कि जो फैटफ से पहले जो मीटिंग्स होनी है, और पाकिस्तान के जो स्टेटस को ख़राब करने की इंडिया ने पहले भी कामयाब कोशिश की थी, इस बार पाकिस्तान की सफारती कोशिशें इस काबिल होंगी कि इंडिया को इस महाज पर भी शिकस्त दी जा सके। गुड नाइट।